नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने बेसिक सेल के बारे में बात की थी, कोशिका के बारे में बात की थी। कोशिका के जितने भी बेसिक फैक्ट हैं वो कल की क्लास में हमने सारे पढ़ लिए थे कि भाई कोशिका का अध्ययन किस में होता है, किसने खोजा, आकार क्या है, शेप एंड साइज, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, छोटी सेल, बड़ी सेल, विश्व में बड़ी, विश्व में छोटी, ये सब हमने कल देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कोशिका के प्रकारों पर, टाइप्स पर बात करेंगे कि आखिर जो सेल है, जो कोशिका है, वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग आप लोगों से कहते हैं कि सेल दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल जो है वो ये टाइप नहीं है सेल का, ये सेल का टाइप नहीं है। बेसिकली टाइप क्या है? टाइप है प्रोक्योरेटिक और यूक्योरेटिक, ये दो टाइप हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस यूक्योरेटिक के अंदर आती है आपकी प्लांट सेल और एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने क्या है, डिजिटल पर थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है, क्लास लेना। तो क्या है, जो टाइपिंग है वो टाइपिंग सही से नहीं हो पा रही है, और अगर सही से हम करवा भी रहे हैं टाइपिंग, तो उसको जब हम इस बोर्ड पे लाते हैं उस डाटा को, तो कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट है उसका एरर आ रहा है बार बार। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ गलती होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जहाँ हम ना बता पाएँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ ये यू कियरेटिक की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये कभी कभी नहीं आ पाता समझ में, क्योंकि जो लोग टाइपर्स होते हैं, जो टाइपिंग करने का काम करते हैं, टेक्निकल टीम, वो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड से या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट बैकग्राउंड से नहीं होते। उनको जैसा मिलता है वैसा वो बेचारे टाइप करते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, फिर उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए क्या है, ए है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बेसिकली जो टाइप सेल है वो टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इसका मतलब क्या है? हिंदी और इंग्लिश में इनके नाम सेम है। जिसके नाम मैं एक ही बार लिखूं तो समझ लेना उसका मतलब या उसका जो मीनिंग है वो हिंदी में और इंग्लिश में सेम है। ठीक है, जब मैं अलग बताऊं अपने से तब आपको उस बात को देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है, इसमें जो प्री सब प्रो आ रहा है, इस प्रो का मतलब होता है प्री। इस प्रो का मतलब क्या होता है? प्री। और इस प्री का मतलब होता है पहले, पहले आने वाली सेल, कोशिकाएं। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि वो सेल, जो सेल सबसे पहले इस संसार में आई, जो सेल सबसे पहले इस संसार में आई वो प्री कहलाई। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा प्री बोर्ड, हमारे प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, है ना, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। जब प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो बोर्ड से पहले का जो बोर्ड जैसा एग्जाम है वो प्री कहलाता है। तो वैसे ही संसार में जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई, तो पहले कौन सी कोशिकाएं आई? प्री कोशिकाएं आई, पहले वाली कोशिकाएं आई। प्री मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और जब पहले कोई कोशिका आएगी, तो ये पहले कोशिका जब आएगी तो ये छोटी होगी ना कि बड़ी। कैसी होगी? छोटी होगी ना कि बड़ी। छोटी होगी तो अविकसित होगी। ठीक है, कैसी सेल होगी? स्मॉल। और ये कैसी होगी? बिग, बड़ी सेल होगी। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जो विकास है वो बड़े से छोटे की ओर नहीं होता, बल्कि छोटे से बड़े की ओर होता है। एक बच्चा जो है वो बड़ा पैदा नहीं होता फिर वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। छोटा बच्चा पैदा होगा, फिर वो धीरे धीरे वृद्धि विकास करेगा। यही तो प्रकृति का नियम है, यही तो पर्यावरण का नियम है। ठीक है, तो ये जो सेल हैं ये संसार में पहली बार आई। जब पहले आई तो प्री कहलाई, और प्री कहलाई तो ये स्मॉल रही। कैसी रही? स्मॉल रही। जब स्मॉल रही तो ये कैसी सेल है? अविकसित सेल हैं। कैसी सेल हैं? अविकसित सेल हैं, अनडेवलप सेल हैं। कैसी सेल है? अनडेवलप सेल हैं। जब पहले आएंगी तो पहली कंडीशन है कि स्मॉल होंगी, और दूसरी कंडीशन है कि अनडेवलप होंगी।
ठीक है, यहां मैं आपको इस तरीके से अंतर के फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप इसकी तुलना कर पाए। तुलना से क्या है, जल्दी से याद होता है। ये पहले वाली सेल है, ये पहले वाली सेल है, पहले आई संसार में, ये बाद में आई, आफ्टर एंड बिफोर। जब ये पहले आई तो ये स्मॉल सेल हैं, छोटी कोशिकाएं हैं, और जब ये बाद में आई तो बड़ी कोशिकाएं हैं, बिग सेल हैं। जब छोटी हैं तो ये अविकसित सेल हैं, अनडेवलप सेल हैं। जब ये बड़ी हो गई तो ये कैसी, विकसित सेल हैं, डेवलप सेल हैं। ये अनडेवलप हैं, ये डेवलप सेल हैं। ये विकसित, ये अविकसित हैं, ये विकसित हैं, क्योंकि छोटा है तो अभी विकास नहीं किया उसने। इन सभी सेलों में विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ऑल डेवलप सेल ऑर्गन इन एब्सेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा अभी, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कोशिका के सारे कोशिकांग पढ़ेंगे। सारे जितने भी सेल ऑर्गन हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, केंद्रक केंद्रिका। इसके बाद क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, मीसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ये सारे जो हैं ये सब कोशिकांग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। ये देखो, ये दो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, और एक कोशिका के अंदर ये देखो, ये छोटा अक्षर है यहां पर, आपको नहीं दिख रहा होगा। ये सारे कोशिकांग पड़े हैं। ये साइटोप्लाज्म, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे जो ऑर्गन है ये अंदर पड़े हुए हैं। ये सभी कोशिकांग कहलाते हैं, और यही जो कोशिकांग हैं इनको हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास जब भी आएगी मैं आपको इन सभी को बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहां तक अभी ये लगभग 10-20% का डाटा है कोशिकाओं का। कोशिका में जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो इनके अंदर पढ़ी जाती हैं। अभी तक आप लोगों ने जितना पूरी कोशिका के टॉपिक में पढ़ा होगा उतना डाटा मैं आपको इस एक अंग के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया पे भी 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलती है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया पे। और जब मैं बायोलॉजी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाता हूं तो वहां पर 3-3 घंटा केवल माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ाया जाता है। तो डिटेल बहुत सारा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी हमें नहीं पढ़ना कि हम केवल एक ही चीज़ में लगे रहें, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको केवल कंपटीशन के लिए पढ़ना है। तो कंपटीशन के लिए पढ़ना तो उसी हिसाब से हम जितना पढ़ेंगे जितना जरूरी है, लेकिन मैं जरूरी से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा ताकि क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो इन पर डिटेल से चर्चा होगी। तो ये सभी जो विकसित कोशिकांग हैं वो इसमें क्या है, एब्सेंट हैं, और इसमें क्या है, प्रेजेंट है। कौन कौन सा? न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया आपका, केंद्रक के अलावा गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। इसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ऐसे सभी जो कोशिकांग हैं वो इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं, क्योंकि ये विकसित सेल है तो विकसित कोशिकांग होंगे, स्वाभाविक सी बात है। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा वनडे एग्जाम में कि केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अदर कोई, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको वहां क्या टिक करना है? आपको वहां टिक करना है यूकैरियोटिक। अनुपस्थित पूछे तो प्रोकैरियोटिक। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, डीएनए आरएनए कहीं भी पड़ा रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है, ओपनली कहीं भी बिखरा रहता है। जैसे कि ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर मान लो कुछ नहीं है,
मान लो इस कोशिका के अंदर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, बस सिंपल सी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये इस तरीके से ये डीएनए आरएनए ऐसा बिखरा पड़ा है। ये डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, वो तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा कहीं भी बिखरा पड़ा रहेगा। ये कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक में क्या रहेगा? पर्टिकुलर एक सेल होगी, सेल के अंदर एक केंद्रक होगा, और इस केंद्रक में यहां पर डीएनए होगा, इस केंद्रक में डीएनए होगा, और ये डीएनए भी कैसा होगा? ये डीएनए भी कैसा होगा? ये यहां पर जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम पर ये डीएनए होगा, ठीक है, और केंद्रक से बाहर नहीं होगा। तो ये इस तरीके का इसका मतलब है, ठीक है। आगे हम बात करें इसमें, तो इसमें जो डीएनए आरएनए है ये व्यवस्थित होता है। कैसा होता है भैया? इसमें ये जो डीएनए आरएनए है ये टोटल व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित का मतलब वही कि केंद्रक के अंदर व्यवस्थित होता है। आरएनए तो नहीं होता, खैर आरएनए तो कहीं भी पड़ा रहता है, लेकिन जो डीएनए है ये टोटली अरेंज होता है, फिक्स होता है कि ये क्रोमोसोम पर ही होगा और केंद्रक के अंदर ही होगा, न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी आपको नहीं आएगा समझ में, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी हम यहां पर इनके बारे में नहीं पढ़ रहे, बल्कि इन पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका केवल अंतर पढ़ रहे हैं। आगे क्लास आएगी तो मैं वहां पर पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं राइबोसोम के बारे में। अगला पॉइंट जो है, तो इसका जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का है, और इसका जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का राइबोसोम है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th 9th 10th की क्लास में भी ये अंतर दिया हुआ है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, साइंस की बुक में। तो वहां ये लिखा रहता है कि 80S प्रकार का, 70S प्रकार का। सिंपल सा है, जो पहले सेल आई वो अविकसित होंगी, उनका छोटा होगा, और जो बाद में आई वो सेल विकसित होंगी, उनका बड़ा होगा, ठीक है। क्या? राइबोसोम। लेकिन आज तक आपको ये कभी पढ़ने में नहीं मिला होगा कि इस एस का मतलब क्या है। इस एस का मतलब क्या है? इस एस का मतलब आपको कभी मिला नहीं होगा, आज मैं आपको बताता हूं। इस एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड यूनिट बेस माना जाता है इसको। ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वनडे एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम जब पूरा पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए। कल को किसी ने पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे कि नरेश सर से हमने ऐसे ही पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए। इस एस फॉर आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि आपको ये क्लियर रहेगा कि इसका स्टैंडर्ड लो है और इसका स्टैंडर्ड हाई है। भाई छोटी सेलें हैं, छोटी सेल हैं तो स्टैंडर्ड लो होगा, तो छोटा राइबोसोम, इसका स्टैंडर्ड बड़ा है, बड़ी सेल है तो बड़ा राइबोसोम होगा। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का टाइप है, एक प्रकार का प्रोटीन टाइप है। तो प्रोटीन टाइप है तो ये जैसे अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, किसी में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, अलग अलग प्रोटीन के टाइप हैं। वैसे एक हिस्टोन टाइप का प्रोटीन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है। तो जो जटिल प्रोटीन है वो बड़ी कोशिका में रहेगा तो इसमें प्रेजेंट रहेगा, जटिल प्रोटीन है जो छोटी कोशिका में नहीं होगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। अगला पॉइंट पे हम बात करते हैं, इनमें जो श्वसन है ये थोड़ा मिस हो गया है। श्वसन है वो मीसोसोम द्वारा होता है, श्वसन को इंग्लिश में कहेंगे रेस्पायरेशन। अभी आप घबराइए मत,
रेस्पिरेशन का पूरा एक टॉपिक आएगा, वहां ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो जितने भी ये कोशिकांग मैंने यहाँ बताया, इनका पूरा एक अलग अलग टॉपिक चलेगा। ये पूरे टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। डीएनए का पूरा टॉपिक रहेगा, आरएनए का पूरा टॉपिक रहेगा, राइबोसोम का पूरा टॉपिक रहेगा, प्रोटीन का पूरा टॉपिक रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा टॉपिक रहेगा, श्वसन का पूरा टॉपिक रहेगा। वहां हम पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे इन सभी कोशिकांगों के। तो अभी केवल अंतर समझ लो, ज्यादा मत घबराओ। इनकी खोज भी बताऊंगा, इनका नामकरण भी बताऊंगा, इनका कार्य भी बताऊंगा, ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इनका डायग्राम क्या है, सब बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपकी जानकारी से इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, है ना। इस चीज को याद रखें। तो इनमें जो श्वसन है वो नहीं भी होता तो है, लेकिन मीसोसोम द्वारा भी हो सकता है। किसी किसी में मीसोसोम नहीं भी होता तो नहीं हो, मतलब कैसे भी हो जाता है, कोई इसमें फिक्सेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो श्वसन है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। किससे होगा? माइटो ये का है, कॉन्ड्रिया से होगा। किससे होगा भैया? इसमें हमेशा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। अब आप कहेंगे कि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। हमने तो श्वसन नाक से सुना है, गले से सुना है, फेफड़ों से सुना है, लंग्स से सुना है ना। तो भैया जो नाक से और फेफड़ों से आप सांस लेते हो, ये वाली ये सांस नहीं है, ये श्वसन नहीं है, ये श्वासोच्छ्वास है। ये क्या है? श्वासोच्छ्वास है। जो बायोलॉजी से पढ़े होंगे उनने श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर पढ़ा होगा। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन और श्वासोच्छ्वास मतलब होता है ब्रीथिंग। क्या होता है भैया? ब्रीथिंग। रामदेव बाबा ऐसा करते हैं ना, तो कहते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है, उसको ठीक करो, कपाल भारती करो, अनुलोम विलोम, दुनिया भर की चीजें हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है। तो वो ब्रीथिंग है। लेकिन जब ऑक्सीजन यहां से गई, इसके बाद फेफड़ों में गई, ब्लड में गई, ब्लड के बाद कोशिका के अंदर गई, कोशिका के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में गई, और माइटोकॉन्ड्रिया ने जब उस ऑक्सीजन का प्रयोग करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, वो ब्लड में आई, उसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, फिर वो फेफड़ों तक आई, फेफड़ों के बाद नाक तक आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये पूरा श्वसन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो बस टाइप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल, उदाहरण। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सही से, ये जो टॉपिक है वो सही से आपको समझ में आएगा किससे? एग्जाम्पल से। किससे आएगा समझ में भैया? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो प्री है तो पहले आई है, पहले आई है तो छोटे एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल छोटे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, बीजीए। वायरस मतलब होता है विषाणु, ऐसा अणु जिसमें विष हो, विषाणु। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो है, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। मतलब ये जीवाणु का भोजन बना लेता है, ये जीवाणु नहीं है। याद रखना, ये जो बैक्टीरिया है ये भैया वायरस है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज में 99% लोग यही लगा देते हैं कि ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका नाम बैक्टीरियोफेज है ना। लेकिन नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस है, नोट कर लो, आईएमपी डाल लो, 7 स्टार डाल लो। बैक्टीरियोफेज वायरस है, लेकिन ये जीवाणु को खाने वाला है, जीवाणु का ये भोजन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जीवाणु भोजी। जीवाणु का भोजन करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया जीवाणु भोजी। नाम पड़ गया जीवाणु भोजी, लेकिन काम कुछ और है। ठीक है, वायरस है लेकिन नाम पड़ा है भोजन करने के आधार पर। जैसे जरूरी नहीं है कि किसी का नाम जैसा हो वैसा काम भी हो। जैसे कई लड़कियों का नाम रहता है शांति कुछ लड़कियों का नाम क्या रहता है? शांति। जैसे वो एक नाना पाटेकर की फिल्म है ना, कौन सी है, बहुत शानदार फिल्म है जो अक्सर आती रहती है,
जिसमें वो रहता है ना, आपका नाना पाटेकर, और तिरंगा है शायद, है ना, तिरंगा है। क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, फिल्में में ज़्यादा नहीं देखता। तो उसमें लड़की का नाम शांति रहता है, लेकिन वो बिल्कुल आग की तरह होती है। आग की तरह का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली, बात करने वाली। तो नाम उसका शांति है, लेकिन वो अपने काम से नहीं है। तो वैसे ही यहाँ इसका नाम वायरस है, ये नहीं, सॉरी, इसका नाम जीवाणु भोजी है क्योंकि जीवाणु का भोजन करता है, लेकिन ये है क्या, वायरस है। ये बात को याद रखिएगा। और यही आपके गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, केवल गंगा नदी के पानी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। इसलिए कभी गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, और इसी कारण हमने गंगा नदी के पानी को पवित्र की संज्ञा दे दी है। कुछ राज्यों ने जीवन, कुछ राज्यों ने जीवन का दर्जा भी दे दिया है, जीवित का दर्जा भी दे दिया है। तो पवित्र क्यों है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज उसमें किसी को पनपने ही नहीं देता। कुछ अगर इनहिबिटर्स आ जाते हैं तो उनको वो खा जाता है, कुछ जीवाणु आ जाते हैं तो उनको खा जाता है, पानी सड़ने ही नहीं देता, क्योंकि पानी सड़ता है जीवाणु से, तो वो जीवाणु को खा लेता है, तो पानी कैसे सड़ेगा। सामान्य सा पानी आप रख देंगे तो कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगा। नर्मदा नदी का पानी लेंगे वो भी खराब हो जाएगा, जमुना का लेंगे, गोदावरी का लेंगे, कावेरी का लेंगे, कृष्णा का लेंगे, ताप्ती का लेंगे, साबरमती का लेंगे, लूनी का लेंगे, माही का लेंगे, मांडवी का लेंगे, कोई भी ले लो आप, झेलम, चिलाव, रावी, सतलुज, ब्यास, गंडक, कोसी, घाघरा, घग्गर, कोई भी ले लो, सबका सड़ जाएगा, लेकिन गंगा का नहीं सड़ेगा। क्यों, बैक्टीरियोफेज। बीजीए का फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में कहा जाता है नील हरित शैवाल। क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल। ये एग्जाम्पल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं। कुछ क्लासिफिकेशन जो है, कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, कुछ क्लासिफिकेशन में भी इसको उठा के इसमें रख दिया, लेकिन ये जो सही है वो इसी में है, इसी में आता है। लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एल्गी कई टाइप की होती है। एल्गी का एक प्रकार नहीं है। जैसे मानव, एक मानव है क्या, करोड़ों प्रकार के मानव है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कुपोषित है, कोई पोषित है, कोई अंधा है तो कोई काना है, तो कोई लंगड़ा है, तो कोई लूला है। बहुत सारे प्रकार के मानव हैं, ठीक है। तो वैसे ही एलगी भी बहुत सारे प्रकार की है, तो कुछ इसमें आ जाती है, कुछ इसमें आ जाती है, इसमें लेकिन माना नहीं जाता है। एलगी का एक अलग ही वो है, अभी आगे बताएंगे। ये तो जनरल क्लासिफिकेशन है, अभी आगे बहुत स्पेशल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। आर एच विक्टर का है, बहुत सारे हैं। एक और है पीपीएलओ। पीपीएलए को माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है ना, माइकोप्लाज्मा मैंने पढ़ाया था। पीपीएलए का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, चाहे तो आप यहां लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सभी विकसित जंतु और पादप, संसार के ऑल डेवलप एनिमल एंड प्लांट। डेवलप हैं तो जितने आपको दिख रहे हैं, ये नहीं दिखते। वायरस किसी ने देखा नहीं देखा, सुना है बस कोरोना के बारे में। बैक्टीरिया किसी ने देखा नहीं देखा, बैक्टीरियोफेज देखा नहीं देखा। गंगा नदी में 50 बार गए होंगे, लेकिन गंगा जो रोज जा रहा है उनने भी नहीं देखा बैक्टीरियोफेज। बीजीए नहीं देखा, ठीक है। लेकिन कुछ एलगी दिख भी जाती है, कुछ एलगी नहीं भी दिखती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बाकी जंतु और पादप तो आप देखते ही हैं। तो जब जंतु और पादप दो अलग अलग हमें को दिख रहे थे, तो दो अलग अलग कैटेगरी बन गई। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इस प्लांट सेल में, इस प्लांट सेल में संसार के सारे पौधे, और इसमें संसार के सारे जंतु, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता, पक्षी, कबूतर, मानव, सब हम में और इन सभी में। किन सभी में, गाय, भैंस, बछड़ा, कबूतर, कोई अंतर नहीं है बायोलॉजी की दृष्टिकोण से। हमारा दृष्टिकोण से नहीं, हमारा दृष्टिकोण तो कुछ भी कहता है। बायोलॉजी के दृष्टिकोण से सेम। जंतु मतलब सारे जंतु, पौधे मतलब सारे पौधे। इनकी एक सेल, इनकी एक सेल,
टू टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू यूकैरियोटिक। बेसिकली पूछा जाए कोशिका कितने प्रकार की, टू टाइप की, कौन कौन सी, नंबर 1 नंबर 2। लेकिन जंतु और पादप कोशिका किसका क्लासिफिकेशन है? यूकैरियोटिक का। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल आती है। जो कि आपको ये दिख रही है सामने, ठीक है। ये दिख रही है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर केवल इसमें, बेसिक अंतर जो है वो केवल दो ही हैं। बेसिक अंतर केवल क्या है? दो ही हैं। बेसिक अंतर केवल दो ही हैं। वो दो कौन कौन से अंतर है वो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आप किसी भी पौधे को ध्यान से देखना, किसी भी पौधे को ध्यान से देखना और किसी भी आदमी को ध्यान से देखना, आदमी मतलब लड़का लड़के को ध्यान से देखना, लड़कियों को ध्यान से देखना, है ना। लड़कियों को ज्यादा ध्यान से मत देखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले आप में पुलिस वाले अच्छे 4 डंडे लगा दें। तो जब भी आप किसी लड़के या लड़की को और किसी पौधे को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ क्या अंतर दिखेगा? एक तो अंतर दिखेगा कि पौधा हरा है, ठीक है, और कोई जंतु हरा नहीं है। किसी भी लड़के लड़की को हरा देखा आपने? किसी भी गाय कबूतर इनको हरा देखा? नहीं देखा। इनके नॉर्मल कलर होते हैं। तो ये हरा होगा, ये हरे नहीं होंगे। जब ये हरा है, ये देखो ये हरा है, ये हरा है, तो इसमें हरित लवक है। हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ये भी कई प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कुछ पौधे तो हमने लाल देखे हैं, कुछ पौधे तो हमने पीले देखे हैं। तो भैया ये क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है। आगे मैं इस पर टॉपिक लाऊंगा, पूरा बताऊंगा डिटेल से, किसने खोजा, कब खोजा, कैसे नाम पड़ा, फॉर्मूला क्या है, प्रकार क्या है। तो क्लोरोफिल 3 4 5 प्रकार का होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, एंथ्रोसाइनिन, कैरोटिन, ठीक है, कैरोटिन, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलोप्लास्ट, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें प्रकार होने के कारण लाल भाजी आपको लाल दिखेगी, गाजर आपको नारंगी दिखेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो हरित लवक ही। जंतु तो हरे दिखते ही नहीं है। लेकिन एक बच्चा ऑफलाइन में मुझसे कहने लगा कि सर तोता, पैरेट, पैरेट तो हमें हरा दिखता है। तो मैंने बताया भैया पैरेट हरा नहीं होता, उसके केवल बाल हरे होते हैं, केवल बाल हरे होते हैं, वो हरा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कोई आप क्रिकेट देखने गए हो कभी, तो आपने देखा होगा वो मैदान में रहते हैं, वो पूरा बालों को लाल कलर का कर लेते हैं, कोई हरे कर लेता है, कोई पूरे शरीर में। वो महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन आता है, एक सचिन का फैन आता है। तो उस तरीके से उसमें कोई समस्या नहीं है। ऊपर कलर होना अलग बात है, वास्तविक। पौधे में ऊपर कलर नहीं होता, पौधा नेचुरल हरा होता है। पत्ती को फाड़ के देखना, अंदर भी हरी होगी। तो पहला अंतर, इसमें हरित लवक है, इसमें हरित लवक नहीं है। हरित लवक नहीं है इसलिए स्वयं खाना नहीं बना पाते, आगे हम बात करेंगे। अगर स्वयं खाना बना पाते तो ना मैं यहाँ पढ़ाने आता, ना आप यहाँ पढ़ने आते। बस सुबह उठ के धूप का इंतजार करते कि कब धूप आए, कब हम खाना बनाएं और बढ़िया सो जाएं। फिर मनुष्य बहुत अलाल हो जाता, आलस्य से परिपूर्ण हो जाता और कुछ काम धंधा नहीं करता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा तुम लोगों को क्लोरोफिल हम नहीं देंगे, पौधों को हम देंगे, क्योंकि ये बेचारे सीधे साथ शांत खड़े रहते हैं। दूसरा अंतर है कोशिका भित्ति का, इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। इसमें होती है, ये सब होगा, इसमें सेल वॉल नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे समझें? तो सेल वॉल जो है, इसका मुख्य कारण है कि पौधा आप जो है वो, आप पौधा अपना देखा होगा वो कठोर होता है, हार्ड रहता है। और जंतु कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं।
वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, होते कि नहीं? जैसे मुझे कोई भगवान ना करे, मुझे कोई चक्कू मार दे, तलवार मार दे, गोली मार दे, फिर आपको पढ़ाएगा कौन? ठीक है। लेकिन आप एक पौधे को तलवार मार दें, कुल्हाड़ी मार दें, एक गोली मार दें, तो उसको जर्रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास सेल वॉल है, जो कि कठोरता का कारण है, और हमारे पास सेल वॉल नहीं है। फिर आप कहेंगे कि सर, जब नहीं है, जब नहीं है, तो ये ऊपर हमारे क्या है, ये वाला? तो भैया ये झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इंग्लिश में कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है। इनमें भी ये कोशिका झिल्ली है अंदर, ये बारीक बारीक, ये तो है ही, हम में ये है, हम में ये है, इनमें ये है। लेकिन इसके बाहर ये जो दिख रहा है, इतना मोटा 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 मोटा, इतना हार्ड, ये बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि आप इसमें कुछ भी कर दें। ये बाहर इतना सब मोटा, ये सब क्या होता है, सेल वॉल होता है, जो कि इनको क्या देता है, कठोरपन देता है, हार्डपन देता है। ठीक है। बेसिकली ये दो अंतर होते हैं। इसके अलावा एक दो अंतर और हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लाइसोसोम पर चर्चा होती है कि भाई पौधों में लाइसोसोम नहीं होता, इसमें होता है। वैक्यूल पर चर्चा होती है रिक्तिका पर, कि भाई रिक्तिका इसमें होता है पौधों में, हमारे अंदर नहीं होता, जंतुओं में। तो उतना ज़्यादा वो कारगर माना नहीं जाता, क्योंकि कुछ बुकें ये भी कहती हैं कि रिक्तिका जो है वो मानव में होती है, लेकिन छोटी होती है, जो कि विकसित नहीं होती। इनमें जो रिक्तिका है वो काफ़ी बड़ी होती है, ये दिख रही है, ये दिख रही है वैक्यूल। टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट इसकी यूनिट होती है। तो ये इसमें माना जाता है मुख्य। इसका हमारे अंदर क्या है कि रिक्तिका का कोई ऐसा खास वर्क नहीं होता। ठीक है। ये कलर अलर को शो करने के लिए, पौधों में कलर शो होते हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार होती है। और फूड स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, ये सब स्टोर करने के लिए। ये क्वेश्चन जेल पहरी में आया था अभी, जो अब भी एग्जाम हुआ है ना, अब भी 17 तारीख की शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता गया था कि पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वसा स्टोर करने का काम कौन करता है। देखना आप, अभी पीईबी व्यापम पर डलेगा जेल पहरी का सॉल्यूशन, उसमें आपको देखना है क्वेश्चन मिलेगा। ये क्या, इससे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी मैं पढ़ाऊंगा सारे ऑर्गनों पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि अब इसी तरीके से क्लास आती रहेंगी, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत सिंपल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए, सारे चीज़ों की समझाने की गारंटी हमारी रहेगी। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।